इंसानी ताकत कितनी नाकाफी है उनके सामने, जो इस धरती पर है तो सही पर दिखाई नहीं देते। और अगर दिखाई भी देते हैं तो हम बड़ा मामूली सा महसूस करते हैं उनके आगे। साइंस इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन खुद साइंस के कितनी तरक्की करने के बाद भी इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता लग पाया। कुछ रहस्य आज भी साइंस के लिए अनसुलझे हैं, जैसे कि छलावा। छलावा एक ऐसा शब्द जिसे आज तक ना तो हमारी साइंस समझ पाई है और ना हम लोग। बहुत से लोग इन सब बातों को नहीं मानते और उसी में से एक मेरा दोस्त भी था। वो कभी भूत प्रेत जैसी चीज़ों को नहीं मानता था, अक्सर मजाक उड़ाया करता था ऐसी चीज़ों का कि मेरे सामने कोई भूत वूत आएगा ना तो दो लगाऊंगा कान के नीचे। मैं उससे कहता था कि भाई ऐसी चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था उसकी ये हरकत उसे कितनी भारी पड़ जाएगी एक दिन। शाम के वक्त सूरज ढलने को था। अंधेरे की चादर आसमान में फैलती जा रही थी और चांद की परछाई ने दस्तक दी। लेकिन हिमांशु के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज वो एक और खौफनाक चीज को अंजाम देने के लिए एक गांव की तरफ जाने वाला था। उस गांव में जो लोग रहते थे उनका मानना था कि वहां कुछ ताकतें ऐसी हैं जिनका पता कोई नहीं लगा पाया। कहा जाता है कि इस जगह जो भी आता है वो उनके छलावे में फंस जाता है। हमारे गांव के लोग तो उस जगह को पूरी तरह से हॉन्टेड करार दे चुके हैं, लेकिन हिमांशु को इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं था। उसे तो बस साबित करना था कि वो सब झूठे हैं, जो वो बोल रहे हैं सब अफवाहें हैं। भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब बस एक अंधविश्वास है। और शायद इसी अंधविश्वास को खत्म करने के लिए एक शनिवार को वो उस गांव की ओर निकल पड़ा अपनी गाड़ी लेकर। वो जब भी गांव आता था तो ऐसी चीजों से छेड़छाड़ किया करता था, जैसे किसी पेड़ से बंधे धागों को खोल देना, किसी के कंकाल को पैरों से रौंदना। इतना सब करने के बाद भी अब तक उसे कोई बुरा अनुभव नहीं हुआ था। इस वजह से उसका अपने पर विश्वास और ज्यादा बढ़ता चला गया। वो शनिवार की रात थी। 8:30 बजे के आसपास जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, आसपास ठंड भी बढ़ती जा रही थी। हिमांशु गाड़ी लेके अपने एक दोस्त के साथ गांव के लिए निकल पड़ा। वही गांव जो ऐसी ताकतों का घर माना जाता है। सचिन उसके सबसे करीबी दोस्तों में से एक था। दोस्त इस बात से अनजान था कि किस सफर पे कहाँ जा रहा है ये, क्योंकि हिमांशु ने उससे कुछ और बहाना मार के उसे साथ चलने के लिए राजी किया था। गांव से गुजरते वक्त लोगों की थोड़ी बहुत हलचल दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जब वो अपने गांव से बाहर निकल गए तो धीरे धीरे आसपास सन्नाटा बढ़ता चला गया। रात के साथ साथ अंधेरा बढ़ता चला गया। बातों बातों में सचिन को ये समझ में नहीं आया कि वो किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब भी वो बाहर देखता तो उसे कोई नजर नहीं आता। और जब तक वो समझ पाता कि उस गांव की ओर जा रहे हैं जहां वो शैतानी ताकतें राज करती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सचिन ने हिमांशु से कहा, भाई ये हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? ये रास्ता हमारे लिए जरा भी ठीक नहीं है। तुझे पता नहीं क्या, यहाँ से गुजरने की हिम्मत तो कोई भी नहीं करता, और जो करता है उसके साथ क्या होता है। हिमांशु ने कहा, तू क्यों डर रहा है? तेरे साथ मैं हूं ना, तू बस आराम से बैठकर गाने सुन। हिमांशु की इन अजीब हरकतों को सचिन अच्छे से जानता था। जैसे ही उनकी कार उस गांव की ओर मुड़ी, सचिन के रोंगटे खड़े हो गए।
उसके हाथ पांव कांप रहे थे। सचिन ने हिमांशु से कहा भी कि भाई तू जिस रास्ते पर ये गाड़ी ले जा रहा है ना, वो गांव अच्छा नहीं है। तू इन सब चीज़ों को भले ही ना मानता हो, लेकिन मैं मानता हूँ और अब मुझे डर लग रहा है। लेकिन हिमांशु को मानो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मुस्कुराते हुए आराम से ड्राइव कर रहा था। कार अब उस गांव के बॉर्डर पर पहुंचने ही वाली थी कि सचिन जोर जोर से चीखने लगा और जिद करने लगा कि उसे यहीं उतरना है, और गुस्से में कहा, तुझे गांव के अंदर जाना है तो जा, मुझे यहीं उतार दे, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। तू प्लीज मेरी बात को समझ यार, भाई पागल मत बन। इतना सब कहने के बाद भी हिमांशु उसकी बात नहीं मान रहा था। उसने कार की स्पीड बढ़ाई और गांव के बॉर्डर को उसने पार किया, और अब एकदम सन्नाटा, कोई हलचल नहीं। वो गांव कम एक शमशान ज्यादा लग रहा था। हिमांशु ने कुछ दूर जाकर गाड़ी को रोक दिया। अब शायद गांव के किसी बीच वाले हिस्से में वो दोनों थे। एक अजीब सी आवाज को सुनते ही दोनों के कान खड़े हो गए। किसी जानवर की आवाज थी, पर कार के आसपास ऐसा कुछ नहीं था। और अगले ही पल गाड़ी के पीछे से चलकर एक बकरी आई और सचिन उसे देख के डर गया। हिमांशु ने बकरी को देखा और बकरी ने अब गाड़ी के सामने जाके उसे पलट के देखा। तब बकरी की आंखें कार की हेडलाइट की रोशनी में चमक रही थी और देखते ही देखते वो बकरी वहां से निकल गई। सचिन को इस बात से इतना डर लग रहा था कि वो गाड़ी से बाहर भी नहीं आ पाया। हिमांशु ने कहा, बे कितना डरता है तू, एक बकरी ही तो थी। सचिन ने घबराते हुए कहा, वो बकरी नहीं, कुछ और ही था। यहां की चीजें जैसी दिखाई देती हैं वैसी नहीं होती। वो तुम्हारे सामने एक भ्रम बन के आती है। जब तक तुम उनकी आंखों में ना देखो तब तक वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैंने उस बकरी की आंखों में देख लिया है। हिमांशु तू अभी के अभी चल यहां से, एक बार मेरी बात मान ले भाई, प्लीज चल यहां से। हिमांशु उसे देख हंसने लगा, उसका मजाक उड़ाने लगा। अबे ये भूत वूत, ये आंखें कुछ नहीं होती, सब झूठ है। देख बकरी भी यहां कितने आराम से घूम रही है। हिमांशु गाड़ी के बाहर निकला। उसने एक लंबी सी सांस ली। बादल चांद को घेरने लगे थे। थोड़ी बहुत जो चांद की रोशनी थी वो भी कम होती जा रही थी। अंधेरा और घना होता हुआ दिखाई दे रहा था। तब अचानक से हिमांशु को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। हिमांशु ने सचिन को आवाज दी, लेकिन सचिन का कोई जवाब नहीं आया। हिमांशु ने फिर कहा, अबे अब डरना बंद कर और गाड़ी से बाहर आ जा, देख कितनी ताजी हवा है बाहर। लेकिन इस बार भी सचिन का कोई जवाब नहीं आया। और अब हिमांशु ने थोड़ा झुककर कार के अंदर देखा तो कार में कोई नहीं था। ये देख वो हंसने लगा और चिल्लाते हुए बोला, अबे कहाँ है सचिन, मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूं। चल अब बाहर आ जा, वरना मैं तुझे यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया और तब हिमांशु को लगा कि इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया ये। वो इतना तो जानता था कि सचिन डरपोक है, गाड़ी से निकलकर बाहर जाने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। हिमांशु ने गाड़ी से टॉर्च निकाला और गाड़ी के चारों तरफ देखने की कोशिश की। वहां बस एक सन्नाटा पसरा पड़ा था और तभी इसी सन्नाटे के बीच किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हिमांशु अब सन्न हो गया। इस सन्नाटे में उसके अंदर तक कपकपाहट शुरू हो गई थी। हिमांशु को पता था वो आवाज सचिन की थी और आवाज में बहुत दर्द था। वो झूठ तो नहीं था। उसने अपने आसपास सचिन को ढूंढने की कोशिश की
और तब उसकी नजर वहां बनी एक बावड़ी पे गई। उसे लगा कि शायद ये आवाज यहीं से आई है, उस बावड़ी के अंदर से। हिमांशु अब जल्दी जल्दी से बावड़ी के पास जाने लगा और वहां जाते जाते कोई चीज उसके पैर में घुस गई और वो वहीं बैठ गया। उसने देखा कि उसका पैर किसी कंकाल की हड्डी पर पड़ा है। उसने हड्डी का वो टुकड़ा निकाला और वहीं फेंक दिया। हिमांशु अब बावड़ी के पास पहुंच चुका था और उसने अपनी टॉर्च से बावड़ी में देखा तो वहां कुछ नहीं था। वो बावड़ी सूखी हुई थी। इसी दौरान उसे कोई आवाज सुनाई दी, जैसे किसी का दम घुटता है ना, ठीक वैसी आवाज। हिमांशु ने सामने टॉर्च की रोशनी में देखा तो उसका दोस्त सचिन दिखाई पड़ा, जो कि एक पेड़ से लटका हुआ था, खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। ये देख के हिमांशु डर चुका था। वो भागा सचिन के पास उसे बचाने के लिए, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा तब तक वो मर चुका था। हिमांशु अपने दोस्त के पैर पकड़ के रोने लगा, लेकिन इतने में उसने फिर से अपने दोस्त की आवाज सुनी। उसने पीछे पलट के देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि सचिन बिल्कुल गाड़ी के पास खड़ा था। हिमांशु ने फिर ऊपर देखा तो उसके हाथ में किसी के पैर नहीं थे, वो तो बस पेड़ पे लटक रही कुछ टहनियां थी। उसे समझ नहीं आया कि उसने जो लटका देखा था क्या वो सच था या जो अभी दिखाई दे रहा है वो सच है। हिमांशु वहां से भागने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से आवाज आई। कोई बोल रहा था कि तूने यहां आकर अच्छा नहीं किया। वो वापस गाड़ी की तरफ भागा, गाड़ी से कुछ दूरी पर रुक गया, क्योंकि जिसे देख वो गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था वो अब धीरे धीरे रूप बदल रहा था। जब वो असली रूप में आया तो हिमांशु की हालत खराब हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना है, और तभी वो सचिन की तरह दिखने वाला इंसान हवा में धुएं की तरह कहीं घुल गया। अभी थोड़ी देर ही तो हुई थी उसे यहाँ आए हुए, लेकिन उस जगह ने उसके साथ खेल खेलना शुरू कर दिया था। वहां का सन्नाटा ही उस जगह के डर को बयां करने के लिए काफी था। इसके बाद हिमांशु ने धीरे से अपने कदम कार की तरफ बढ़ाए। इतने में कहीं से उस सन्नाटे के बीच एक भयानक सी हंसी की आवाज गूंजने लगी, मानो वहां का सन्नाटा और अंधेरा हिमांशु के ऊपर हंस रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उससे कहना चाहता हो कि ये जगह इंसानों के लिए नहीं है और तूने यहां आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हिमांशु डरते डरते कार के पास पहुंचा और उसने फिर एक बार कार में देखा, लेकिन सचिन अभी भी वहां नहीं था। वो डर के मारे हांफते हुए कार के अंदर बैठ गया। उसका दिमाग घूम चुका था। उसे लगा कि सचिन को यहां अकेले छोड़ के कैसे जाऊं, कि इतने में वहां उसे आवाज सुनाई दी, एक औरत की पायल की आवाज। उसने यहां वहां देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था वहां। तभी एक धड़ाम की जोर की आवाज हुई और उसकी सांसें थम सी गई। पता नहीं कुछ तो था जो उसकी गाड़ी पर गिरा था, लेकिन वो क्या था कुछ पता नहीं। उसने खुद को गाड़ी के अंदर छिपा लिया। उसकी हिम्मत नहीं थी कि जाके देखे कि क्या गिरा है। अब जो पायल की आवाज आ रही थी वो भी धीरे धीरे कम हो गई। हिमांशु इतना तो समझ गया था कि ये कोई छलावा है, और इतने में फिर से उसे अपने दोस्त की आवाज सुनाई पड़ी, भाई बचा ले मुझे बचा ले यार। हिमांशु ने जल्दी से गाड़ी के ऊपर देखा और देखा तो वहां गाड़ी के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी, जिसके गोद में सचिन का सिर था और वो उसे किसी बच्चे की तरह सुलाने की कोशिश कर रही थी, उसे सहला रही थी, और वो बस इतना ही कह रहा था, हिमांशु भाई बचा ले तूने मुझे मौत के मुंह में धकेला है, मुझे बचा ले यार, मेरी बात क्यों नहीं मानी तूने।
हिमांशु की हालत खराब हो चुकी थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वो मंजर और डरावना होता जा रहा था। अब तक तो उसका दोस्त उससे मदद मांग रहा था, लेकिन अचानक से वो हंसने लगा और हिमांशु की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा खून से लाल हो चुका था। हिमांशु ये देख पीछे भागने लगा। एक अनजान से रास्ते पर बस भागे जा रहा था। थक हार के एक जगह आके रुका और वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन गांव वाले आए और उन्होंने हिमांशु को वहां देखा, लेकिन सचिन का कुछ अता पता नहीं चला। अब बस हिमांशु ही जानता था कि सचिन को क्या हुआ है, क्योंकि गया तो वो उसी के साथ था। उस दिन के बाद से हिमांशु किसी से कुछ नहीं कहता। वो हमेशा डरा डरा सा रहता है। उसे खुद की उस हरकत पर रोना आता था। अपने दोस्त को भी हर पल याद करता और खुद को कोसता कि काश मैंने इन सब चीजों का मजाक ना बनाया होता। काश मैंने सचिन की बात मान ली होती और उसे वहां ना ले जाता। सचिन तू जहां भी है यार, लौट आ मेरे भाई। मैं अपनी गलतियों के लिए तुझसे माफी मांगता हूं। आजा मेरे यार।